हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एनसीईआरटी फैंस में। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है सभी परीक्षाओं के लिए। आज की क्लास में आप लोग जो है भारत का इतिहास कहानी की तरीके से पढ़ेंगे। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात वृक्षों का द्वीप, जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया। पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। तो भारत को 4 नामों से जानते हैं: भारत, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, इंडिया। भारत की जनसंख्या का निर्माण निम्न प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है। वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्रोड और मंगोलायड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। 3 कालखंडों में बांटा गया है। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जो है क्रिस्टोफ सेलियंस 1638 से 1707 को जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से मिलती है। धर्म ग्रंथ, तो इनको हम लोग जानेंगे कि धर्म ग्रंथ कौन कौन से हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो कौन कौन से हैं इन सभी को जानेंगे। भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ धर्म ग्रंथ वेद है। सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। को माना जाता है। वेद वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपरिहार्य मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। तो अब हम ऋग्वेद से जुड़ी जानकारी लेंगे। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को
के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को जो है ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 108 28 सूक्त, बालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुवर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्णों की संख्या जो है ऋग्वेद में 4 बताई गई। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। वामना अवतार के 3 पगों की आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचनाएं की गई हैं। नोट: प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के साथ शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब अगला हमारा यजुर्वेद। शस्व पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्व कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। ये इंपॉर्टेंट नोट। सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं या मंत्रों का संकलन इसके पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसका संकलन जो है ऋग्वेद पर ही आधारित है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसे और क्या कहते हैं? भारतीय संगीत का जनक। नोट: यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा इसको जो है रचा हुआ मानते हैं। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। सामान्य मनुष्यों के विचार और अंधविश्वासों का विवरण भी मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त जो है अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, ग्रह,
निर्माण, कृषि की उन्नत, व्यापारिक राजमार्गों का गान, खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय नीतियों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण भी इसी में मिलता है। इसमें सभा एवं समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो इसमें ऐसे प्रश्न बन सकता है, किसमें सभा एवं समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो ये होगा इसी में प्रजा सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 स्त्रियां कहा गया है, पुत्रियां कहा गया है। नोट है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद जो है अथर्व है। सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद जो है अथर्व है। वेदों को भली बात समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या वेदों की संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही ऋचाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। तो इसमें आ सकता है किसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? तो इसका बनेगा शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। जावालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। स्मृति ग्रंथ जो है शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। नारद स्मृति जो है गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों, अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। या 15 अधिकरणों में 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक जो है साम शास्त्री हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहड़ के द्वारा किया गया। द्वारा रचित रजत रंगिणी 8 तरंग है, जिसका संबंध
कश्मीर के इतिहास से है। रजत रंगीणी में जो है कश्मीर का इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत जो है चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टधाई संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। अष्टधाई किसने लिखी? पाणिनि। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी, कात्यायन ने क्या लिखा? गार्गी संहिता एवं एक ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता जो है ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वो महाभाष्य से शुंगों के इतिहास के बारे में पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, पहले में आते हैं यूनानी रोमन लेखक। इनमें है सबसे पहले टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य, ईरान का जो है यह टेसियस राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। दूसरा है हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस यानी कि ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है, यानी कि सुनी सुनाई बातों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्वाकस, आनेसिक्रेटस तथा अरिस्टोबुल्स के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का सेनापति था। इसका राजदूत जो है मौर्य के राज दरबार में आया था। इसकी पुस्तक जो है इंडिका है। इसमें मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। अगला इसी क्रम में है डाइमेकस, यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। अगला इसी क्रम में है डायोनीसियस, यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इनमें से कौन अशोक के राज दरबार में आने वाला विदेशी यात्री था या राजदूत था? तो डायोनीसियस जो है अशोक के राज दरबार में टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। तो टालमी इसी क्रम में है। टालमी इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। टालमी जो है 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक एक पुस्तक इसकी महत्वपूर्ण है। फिर है इसी क्रम में प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी जिसमें भारतीय पशुओं, पेड़ों, खनिजों, पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। अगला है
पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। अब अगला है चीनी लेखक। तो कौन कौन से थे? इनमें सबसे पहला है फाहियान। यह चीनी यात्रा गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। संयुगन जो है, इसी क्रम में संयुगम है चीनी यात्री, 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। इसी क्रम में अगले हैं वेनसांग या हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग 629 ईसा पूर्व ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया। लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। यह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिनमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अगले हैं इसी क्रम में इत सिंह। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। अब इसी में है अरबी लेखक अलबरूनी या महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापदंड, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता इसी क्रम में है। इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत है रहला। कहा जाता है 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में समाज तथा संस्कृत जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। इसी क्रम में है अन्य लेखक में तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयुर तथा तंगयुर नामक ग्रंथ की रचना की।
कंगयूर और तंगयूर। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी तो कौन कौन सी हैं? भारतीय तत्वशास्त्र पितामह भारतीय पुरातत्व फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के बेस नगर यानी कि विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? तो यहाँ से बनेगा हाथी गुम्फा अभिलेख में। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौरा अभिलेख है। सहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। तो यहाँ से सबसे ऐसे भी बन सकता है प्रश्न, सबसे पहले किस अभिलेख में सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है? तो ये हो जाएगा एरण अभिलेख। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। रेशम बुनकर की श्रेणियों में जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणी पुरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढाघर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थीं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासार्पण कहा गया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। सबसे पहले भारत में संबंध बर्मा, सुवर्ण, वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज तथा जावा यवद्वीप से स्थापित हुए। महत्वपूर्ण अभिलेख जो है तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल NCERT फैंस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।